बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा महमूद हसन लोधी MSF लाहौर की तुलबा गैंगवार के पार्ट 11 या किस्त नंबर 11 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीलॉग का आगाज़ करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जिस किरदार पर मैं ये पार्ट कर रहा हूँ, वीलॉग कर रहा हूँ, उसके पहले से लेकर जो 11वां होने जा रहा है वहाँ तक आपको समझ आ सके। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि कल मेरे एक दोस्त हैं दुबई में, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया। उन्होंने कहा, बॉस जी आप तो सियासत पर वीलॉग करते थे, अब आपने स्टूडेंट्स गैंग वार पर वीलॉग करना शुरू कर दिया है, कहीं आप अपने माजी की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं दोबारा तो वही नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं असल में ये चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो बेरारवी का शिकार ना हो, जो यंग जनरेशन है वो गुमराह ना हो, जो यंग जनरेशन है वो अपना मुस्तकबिल महफूज रखे, जो यंग जनरेशन है उसकी लाइन एंड लेंथ उसका फ्यूचर होना चाहिए। असल में मैं ये चाहता हूँ कि मैं यंग जनरेशन को ये बताऊँ कि क्योंकि यंग जनरेशन की ये जो उम्र होती है ना, ये लाउबाली होती है। हर एक नौजवान को टौर टप्पे का लाश पश का बड़ा शौक़ होता है। वो ये चाहता है कि कोई कहे लो जी उन्हें यह काम करता, लो जी उन्हें यह करता। वो उम्र ऐसी होती है कि वो बंदा कहता है कि मैंने ये काम किया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि बदमाश की, गुंडे की और डॉन की कोई हैसियत, कोई अहमियत, कोई ज़िंदगी नहीं होती। वैसे तो बदमाश का मायने है बद मैंने बुरा, मुआश मैंने आमदनी, बुरी कमाई कमाने खाने वाला। और दूसरी बात यह है कि ये जराइम की एक दुनिया है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। जराइम की चोटी पर आज तक ना कोई बैठ सका है, ना टिक सका है, ना रह सका है, ना घर बना सका है। जराइम पेशा अफराद कोई भी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, डॉन हो, एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो किसी चौक चौराहे, गली मोहल्ले, घर के आगे या दाएं बाएं आपको मरा हुआ मिलता है या कोई उसको मार जाता है। और ऐसा भी वक्त आता है, अगर बाख्तियार है, साहिब हैसियत है, तब भी एक वक्त ऐसा आता है कि पुलिस आती है, उसको यहाँ से पकड़ती है, उसको घसीटते हुए, ठुड्डे मारते हुए ले जाती है। मैं यंग जनरेशन को ये वीलॉग करके ये समझाना चाहता हूँ कि आप इस तरफ तवज्जो मत दें, आप इसको छोड़ दें। अगर आपको पॉलिटिक्स का शौक़ है तो पॉलिटिक्स करें कॉलेज में, क्योंकि ये बुनियाद होती है और कोई बात नहीं है। अब चलते हैं हम पार्ट 10 की तरफ, जहाँ से हमने छोड़ा था कि उसने सेक्शन A3 ले लिया, आर्ट्स में नॉन मेडिकल छोड़ के। पहले ही दिन, पहला ही पीरियड वो इकोनॉमिक्स का पीरियड था। उन्हें जो लेक्चर दे रहे थे वो मंजूर ताहिर साहब थे, बड़े नफीस और अच्छे प्रोफेसर थे। तो जब उन्होंने पीछे थोड़ा सा शोर होगा सुना तो पीछे मुड़कर देखा तो वो किरदार जिस पर हम वीलॉग कर रहे हैं वो और उसका दोस्त अमजद इकबाल और साथ अबीद जो बैठे वो गप्पे लगा रहे। तो उन्होंने कहा, ओए 376 खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया तो उनसे पूछने लगे, बताओ तलब और रसद में क्या फ़र्क है। उसने कहा, सर तलब ये है कि जो चीज़ चाहिए वो आप ले लें, मांग लें या ढूंढें, और रसद का मतलब ये है कि वो मिकदार है, कम है, ज़्यादा है, वो रसद है, जो प्रोडक्शन है उसको कहते हैं। उन्होंने कहा आप नीचे आ जाओ। खैर उसको खड़े रखा, 5, 10, 15 मिनट पीरियड ख़त्म हुआ तो वो चल पड़े वापस। दूसरी तरफ दोनों तुलबा तंजीमें उस लड़के को, उस किरदार को फोकस किए हुई थी। जो कॉलेज की तंजीम थी QSF, वो उसको इसलिए फ़ोकस की हुई थी कि इसकी हम किरदार साजी करें, इसका जहन बनाएं, इसको मुतमईन करें कि ये बेरारवी का शिकार ना हो। और दूसरी तरफ जो MSF थी, जिसको कॉलेज के आसपास जो डील करता था वो रफ़ीक बेग मरहूम था, वो फोकस किए हुआ था कि किसी तरीके से इस तक हम पहुँचें, क्योंकि नवाज़ भट्ट एक सोर्स था, वो उसके साथ घूमता था कि इसको हम जो है ना यूज़ करें। असल में यूज़ ही करना होता और तो कुछ नहीं होता। वैसे सियासतदान को किसी से क्या लेना देना, सियासतदान तो सर इकट्ठे करते हैं, मौका आता सर उतार के फेंक देते हैं। ये सियासतदानों की कहानी और स्टोरी है। मैं बचा अपने नसीब से, मैं बचा अपनी माँ की दुआओं से, मैं बचा अपने किरदार की वजह से, क्योंकि मैं लिटरेरी था। खैर वो वापस जा रहे थे कैंटीन की तरफ तो रास्ते में मरहूम सगीर अहमद जो जनरल सेक्रेटरी थे QSF के, उन्होंने रोका, उन्होंने उसको खड़ा कर लिया और बातें करने लगे कि देखो तुम माशाल्लाह अच्छे पढ़ने लिखने वाले हो, नॉन मेडिकल में आए हो और अब तुमने
साइंस को छोड़ के आर्ट्स का जो ग्रुप अपनाया, आप उधर पढ़ते हो, तो तुम ये छोटे मोटे लड़ाइयाँ झगड़े छोड़ दो। अगर तुम्हारा कोई मसला मसाइल हो तो तुम मुझे आकर बताओ, कॉलेज में यूनियन का लड़कों का मैं तुम्हारा डील करूँगा। एक तो आप पढ़ते हो, ऊपर से आप आर्टिस्ट हो, ऊपर से आप यतीम हो, तो आप इन चीज़ों को जो है ना मैनेज करो। जिस मकसद के लिए तुम कॉलेज में आए वहाँ पढ़ो। अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। इस बात पर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह अता करे। वैसे भी इस बात पर भी कि वो ज़हन साजी कर रहे थे, वो क्राइम का लेक्चर नहीं दे रहे थे। इतने में मियाँ अयूब साहब गुज़रे, जो वाइस चेयरमैन थे ट्रेल पे, वो मैंने कहा आते थे, तो उन्होंने उनको साइड पर बुलाया कि क्या बात है, कौन है लड़का। उन्होंने कहा जी यह हुई मुंडा है जड़ा परसों जड़ा उन्होंने शराज वहीद कादरी थे, वकाश शराजी थे, सजाद सजूद ने उन्होंने कहा छीट का जाया गया। उन्होंने कहा मैंने समझाओ किस तरह। उन्होंने कहा नहीं मैं समझा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। मैं वो सुन रहा था, मैं जाना चाह रहा था, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि तुम जो है ना रोज़ मुझे मिला करो, को मसला मसाइल हो मुझे बताया करो। उस लड़के ने उनको कहा ठीक है आप, मैं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा पीरियड है। पीरियड की तरफ जाते जाते वो सीधा घर की तरफ आ गया। जब घर पहुँचना सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो उसकी वालदा ने कहा कि तुम चले जाओ, अभी 2 पुलिस वाले आए थे, वो तुम्हारा पूछ रहे थे, ये ना हो तुम्हें पकड़ कर ले जाएं। वो वहाँ से निकला, सीधा अपने नाना के घर की तरफ चला गया। नाना की गली टंड कर रहा था तो नाना आगे से आ रहे थे। उन्होंने कहा ओ की तई, ओ केड़ा चंद चढ़ाया ही, वो पुलिस इत्थे भी आया है, वो क्यों कीता ही इंज। वो कहा जी अच्छा मैं आके बताऊंगा। वहाँ से वो निकला, वो नवाज़ भट्ट के घर जाकर बैठ गया। वहाँ बैठा, उसको बताया सारा, फिर उसको भेजा कि जाओ यार वो मेरे उस्ताद से मिल के उसको पूछो क्या मसला है। वो उसके पास आया। उन्होंने कहा यार क्या मसला है, वो राजा आजकल नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी ये मसला है। तो उन्होंने कहा यार वो जवेद खान साहब बुला रहे थे कारखाने वाले, तो वो कह रहे थे मेरा छोटा सा काम है, उसको भेजो। तो वो जनाब उसने जा बताया, वो चुप करके उधर चला गया। उन्होंने कहा यार तुम्हें मैं 2-4 दिन से ढूंढ रहा हूँ, छोटा सा काम था। तो वो कह रहा खान साहब वो मेरा मसला है, झगड़ा हुआ इस तरह, तो मैंने अपने रिश्तेदार को दोस्तों के साथ मिल के बहुत मारा है, तो वो थाने में चले गए हैं, तो इस वजह से घर भी पुलिस आती, इधर भी आती। उन्होंने कहा कौन सा थाना है। कहने लगे जी ये थाना सांदा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप ऐसे करो कि तारिक हनीफ जोइया साहब लगे हुए हैं, आप इधर बैठो, मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया कि इस तरह ये लड़के का मामला है, वो अपना बच्चा है, मैं उसको राजा कहता हूँ, वैसे भी सब उसको राजा कहते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगा, उसका मामला सॉल्ट आउट करेंगे। 2 रोज़ के बाद वो उसको थाने में ले गए। SHO साहब बैठे हुए थे, वो भी साथ गया, बैठ गया उनके साथ, टेबल पे चाय रखी, बिस्किट दिए, बातें हुई। तो उन्होंने कहा खान साहब उस लड़के का मसला हल करें, या तो उसे हमें दे दें ताकि हम उन्हें कहें जी हमने उसको पकड़ लिया है। तो क्योंकि उसके वालिद आके बड़ा शोर गोगा करते हैं, बड़ा हमारे लिए मसला बना। उनको जी वो लड़का तो ये बैठा, उन्होंने कहा ये तो चाय वापस ले। खान साहब ने कहा अगर उससे चाय वापस लें तो फिर मेरी भी ले लें। उन्होंने कहा नहीं खान साहब आप मेहरबानी करें, इसको बाहर भेज दें, ये ना हो कोई आ जाए, कोई मसला बन जाए, वो कहेंगे ये पुलिस दाद रसी करने के बाद बजाय उनको सपोर्ट करती है। उन्होंने खैर अपने कैरी डब्बे में भेज दिया, उसको लेकर वापस आए। वो घर आया, घर जाके बैठा तो उसका एक मामू रेंजर में इंस्पेक्टर था लाहौर में ही, वो आ गए। उन्होंने आके सौम सलात उसको सुनाई, वो भी दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत नसीब करे। उन्होंने आकर तुमने मेरे सर पे ये सारा काम क्यों? ना कहा जी मैंने आपके सर पे तो ये काम ही नहीं किया, ना मैंने कहीं आपका नाम लिया, ये मेरा मसला है, मैं इसको हल कर लूँगा। उन्होंने कहा कैसे करोगे? उन्होंने कहा जी मेरा मसला है, कैसे हल करता हूँ, आपका ये मसला नहीं है, मैं कर लूँगा। खैर उन्होंने उसको थप्पड़ मारा, वो खैर वो किरदार चुप करके बैठा रहा। उसकी माँ ने कहा कि तुम सही कर रहे हो। उसने पढ़ते पढ़ते ये लाइन से ट्रैक से उतर गया, इसने हमें मुसीबत डाली हुई है। बाहर जाने के लिए गुस्से से नीचे उतरा, तो जैसे ही नीचे उतरा तो बाहर उसके दरवाजे पर नवाज़ भट्ट रफ़ीक बेग मरहूम को लिए खड़ा था। तो रफ़ीक बेग से वो कहने लगा कि यार राजा परेशानी में है, इसके ख़िलाफ़ थाने में रपट दर्ज हुई है, इसके लिए कुछ करना है। तो रफ़ीक कहने लगे ऐ केड़ी गल है, खुल के करांगे, पूरी MSF दे नाल, पूरी MSF दे नाल खलोती है, ਇਹਦਾ साथ देगी, ਇਹਦਾ हर लम्हे ਇਹਦੇ कोल ही खलोते होंगे। तो वो राजा कहने लगा कि यार आपकी मेहरबानी है यार, अभी यहाँ से जाओ, ये ना हो कोई देख ले, आगे मैं मुसीबत में पड़ा हूँ, फिर कोई मुसीबत मेरे गले पड़ जाए। तो इतनी देर में से गली सी की तरफ से 2 मोटरसाइकिलें, एक ट्रेल और एक यामाहा मोटरसाइकिल
उसके घर की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि उस पे एक शकील हुसैन था मरहूम, जो अक्सर ट्रेल पर आया करता था, और उसके साथ अमजद और दीगर दोस्त थे। वो असल में रोज़ शाम को इकट्ठे होते थे और पैसे मिलाकर एक जगह से, लाहौर की एक जगह से जाकर वो निहारी खाते थे। खैर वो रफ़ीक बेग को उन्होंने जाने दिया और नवाज़ भट्ट उनके साथ बैठ गया। ये दोनों चारों पांचों दोस्त गए निहारी खाने के लिए। जहां वो निहारी खाने के लिए बैठे, आर्डर दिया तो साथ ही रफ़ीक बेग आके उनके सामने बैठ गया। तो वो किरदार उसको देख के हक्का बक्का रह गया। जैसे ही रफ़ीक बेग आके बैठा तो इतनी ही देर में किसी ने उन्हें, आगे क्या हुआ अगले वीलॉग तक इजाज़त चाहूँगा। तब तक पाक परवरदिगार मेरा आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मेरा आपका इस मुल्क के खुदादाद की पूरी कौम की इज़्ज़त व वक़ार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।